गुड इवनिंग एवरीवन। सेहत के इस टॉक शो आपकी सेहत में मैं डॉक्टर गुल अफशा पिक्चर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के प्रोग्राम में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उसमें हम अपनी सेहत को कैसे मेंटेन कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में हमने एक यंग डॉक्टर को मदऊ किया है जो आगाही देंगे अपने मुफीद मशवरों से कि हम इन हालात में हम अपने आप को कैसे मेंटेन और कैसे फिट रख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर अकरम जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर ताहिर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ताहिर, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला ताकि हमारे नाज़रीन को आप मुफीद मशवरे दे सकें। आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया। एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट में एक हेल्थ की बात करने के हवाले से आपने मुझे मदऊ किया, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं बताता चलूँ, मैं पेशे के हवाले से एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और इसी फील्ड में ही मैंने अपना एमफिल मुकम्मल किया है और पिछले 3 साल से मैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। डॉक्टर ताहिर, आप JPMC एक बड़े हस्पताल में हैं, तो आप जो डेली OPD करते हैं उसमें किस नौइयत के मरीज़ आते हैं? एज़ फार एज़ कंसर्न फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड हमारी OPD में मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड पेशेंट्स को ज़्यादातर डील किया जाता है। आसान अल्फाज में अगर मैं इसको समझाता चलूँ अपनी आम आवाम के लिए, तो जोड़ों और मोहरों के हवाले से तकलीफ़, जिन अफराद को गर्दन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं या उनकी कमर में मोहरों की कोई तकलीफ़ है या अर्कुन्निसा जैसी कोई ऐसी बीमारी मौजूद है या दिमाग से रिलेटेड कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसकी वजह से उनको कोई पैरालिसिस का शिकार प्रॉब्लम है, उनको हम ज़्यादातर डील करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी बीमारियां बता दी, तो ये अर्कुन्निसा ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? अर्कुन्निसा एक ऐसी बीमारी है जो कि नर्व रिलेटेड है। इसका जो सिस्टम है वो इस तरह से है, अगर आप इसको आसान अल्फाज में समझें, कि कमर की तकलीफ़ का शुरू हो जाना किसी भी वजह से, चाहे आपको कोई चोट लगी हो या आपका पोस्चर कुछ ऐसा रहा हो जिसकी वजह से आपकी कमर में नॉर्मल जो एक लॉर्डोसिस है, जो एक नेचर ने बनाया है, उस लॉर्डोसिस का कम हो जाना, यानी उस गैप का कम हो जाना और उन गैप के बीच में मौजूद डिस्क का, उस नर्व को जो आपकी दोनों टांगों में सेपरेटली डिवाइड हो रही हैं, उनमें से प्रेशर दे देना। तो डॉक्टर साहब, इसमें फिज़ियोथेरेपी और दवाइयाँ क्या और सर्जरी, इन तीनों को आप डिटेल से बताएंगे कि कहाँ सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी नाज़रीन को और कहाँ जस्ट फिज़ियोथेरेपी ही हेल्प कर जाएगी और कहाँ दवाई हेल्प करेगी? जैसे कि आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम मेडिकेशन का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करा देते हैं। इनिशियली चूँकि पेशेंट को तकलीफ़ बहुत होती है और फर्स्ट वो अपने किसी ऑर्थोपेडिक या न्यूरो के डॉक्टर से कंसल्ट करता है। उस रिलेटेड वो कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं जिनमें उनके दर्द से हवाले से और पट्टों की तकलीफ़ के हवाले से चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन साथ साथ फ़िज़ियोथेरेपी के लिए भी रेफ़र किया जाता है। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का अव्वल जो काम है वो ये है कि उन मेडिसिन को किस तरह से पेशेंट से दूर किया जाए और उसको किस तरह से हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ लेकर आया जाए। डॉक्टर साहब, ये अर्कुन्निसा अगर किसी को हो जाए, अब हमारे नाज़रीन घर बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो ऐसे कौन से निशानात होंगे या ऐसे कौन से साइन सिम्टम्स होंगे जिससे उनको पता चल सकता है कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ? अर्कुन्निसा को समझना बहुत आसान है। अगर आपकी कमर में कोई तकलीफ़ है और एक बहुत अरसे से मौजूद है और आपकी टांगों में सुनपन का आना या उस दर्द की शिद्दत का आपका बर्दाश्त में ना होना आपको अर्कुन्निसा की तरफ जो है वो माइल करता है। अर्कुन्निसा के आम सिम्टम्स में अगर आप बात करें तो कमर की तकलीफ़ से लेकर कूलों में तकलीफ़ का जाना या घुटने के पिछले हिस्से से लेकर आपकी पिंडली तक के हिस्सों में तकलीफ़ का जाना आपको अर्कुन्निसा का बाइस बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हमारी जो डेली लाइफ के जो काम है या पोस्चर हैं या जो हम जेस्चर अपनाते हैं, उसका किस हद तक अमल दखल है इस मर्ज़ को आगे बढ़ाने में या कम करने में?
बिल्कुल आपने ठीक कहा। पोस्चर के हवाले से आपने एक बात को यहाँ डिस्कस किया। पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेचर ने आपका पोस्चर मुख्तलिफ़ चीज़ों से डिवाइड करते हुए, आपकी बॉडी का जो एक सिस्टम है उसको डिवाइड करते हुए उसको बनाया है। उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन किसी भी हवाले से आपके बुरे पोस्चर में हो या आपके गिरने के बाइस आपके पट्टों का ज़ख्मी हो जाना या उनमें सोजिश का हो जाना आपको इस तरह के सिम्टम्स में मुब्तला कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बात कही गर्दन का दर्द। ये गर्दन का दर्द क्या होता है और इसकी क्या वजूहात हैं? जैसे कि आपने गर्दन के दर्द के हवाले से पूछा, गर्दन का दर्द एक ऐसा दर्द है जो कि हमारे ऑब्वियसली पोस्चर के हवाले से बहुत रिलेट करता है। अगर आप यूजुअली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, ऑफिस गोइंग जो लोग हैं जिनमें कंप्यूटर यूज़र बहुत हैं, जैसे कि हमारे बैंकर्स हैं या हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, या वो लोग जो आम तौर पे मोबाइल का बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं और अपनी गर्दन को बहुत झुकाए झुकाए रखते हैं, किसी भी वजह से उनकी गर्दन में तकलीफ़ का बाइस होना आपको गर्दन की तकलीफ़ में मुब्तला कर सकता है, जिसे हम सर्वाइकल के पेन को कहते हैं। सर्वाइकल एक रीजन है जिसमें होने वाला कोई भी पेन आपको सर्वाइकल पेन को सिम्टम के तौर पे लिया जाता है। डॉक्टर साहब, आप फिज़ियोथेरेपी का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो अर्कुल निसा हो या गर्दन का दर्द हो, तो फिज़ियोथेरेपी क्या है? हमारी नाजरीन को बताएं कि फिज़ियोथेरेपी कौन सा तरीका इलाज है और इसमें एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट क्या करता है? फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का बेसिकली जो तरीका इलाज है वो वर्जिशों से रिलेटेड है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना होने वाली वो वर्जिशें जो हमें अपनी हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए करनी चाहिए, हम नहीं करते, और उनके बाइस हम जिन तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं उनसे छुटकारे के लिए हम फ़िज़ियोथेरेपी का साथ लेते हैं। फ़िज़ियोथेरेपी बेसिकली कुछ ऐसी एक्सरसाइज़, मख़सूस एक्सरसाइज़ की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर मुनहसर करती है। जैसे कि अगर आपकी गर्दन की कोई तकलीफ़ है तो उसके हवाले से जितनी भी अलग अलग डिजीज़ हैं, क्योंकि गर्दन भी एक बहुत वास्ट एरिया है, आपको उसमें किसी भी हवाले से कोई तकलीफ़ हो सकती है, आया कि वो पट्ठों के हवाले से हो, आया कि वो नर्व के हवाले से हो, आया कि वो सिंपल सिर्फ एक मोहरे की बीमारी हो, या उसमें गैप का किसी भी तरीके से कम हो जाना आपके सर्वाइकल के पेन को कॉज कर सकता है। तो आपके पोस्चर को मेंटेन रखना एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का काम है। उसके हवाले से आपको गाइड करना, आपकी डाइट को किस तरह से बेहतर बनाना, और आपको आपकी डाइट में ऐसा क्या लेना है कि जिसके बाइस आप अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको बेहतर तौर पे गुजार सकें। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने जिक्र किया डाइट का, तो एक पेशेंट के अगर मोहरों में दर्द है या अर्कुल निसा है तो डाइट से इसका क्या लेना देना, कैसे, कुछ समझ नहीं आया डॉक्टर साहब। देखिए, डाइट को हम इस तरह से ले लेते हैं जैसे हमारा पानी भी एक डाइट के तौर पे हम लेते हैं। पानी का हमारी बॉडी पे बहुत बेहतर और अच्छा इन्फ्लुएंस हो सकता है अगर हम बेहतर तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारी वर्टिब्रेस के अंदर मौजूद जो एक डिस्क होती है उसमें प्रोटियोग्लाइकन कंटेंट होता है। उस गूदे के अंदर मौजूद बहुत सारा जो मवाद है वो पानी से मुनहसर है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का कम इस्तेमाल उस डिस्क को ख़राब कर सकता है, उसमें डीजेनरेशन कॉज कर सकता है। उसके बाइस जो एक अंडे की जर्दी की मानिंद आप उसे कंसीडर करें, अगर उस पर कोई भी प्रेशर आता है तो वो अंडे की जर्दी की नुमा मानिंद जो एक डिस्क है वो ख़राब हो जाती है, और उससे रिलेटेड जो नर्व हैं, जो आपके स्ट्रक्चर्स आपके साथ साथ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, नर्व के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस कॉज कराता है। तो ये बेसिकली गर्दन की तकलीफ़ का बाइस है। जी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की, और पानी के लातादाद फ़वाइद हैं, और एक बड़ा अच्छा फ़ायदा ये भी है कि ज़्यादा पानी पीने से आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है, और वैसे भी गर्मी आ रही हैं, डिहाइड्रेशन, स्वेटिंग, तो अच्छा है पानी पीजिए, इससे आपके ये जो पट्ठों के मसले हैं और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। डॉक्टर ताहिर, ये डिहाइड्रेशन, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि गर्मी आ रही हैं, ये डिहाइड्रेशन ये क्या होती है और इसके क्या नुकसानात हैं? जैसे डिहाइड्रेशन जो है, अभी हमने डिस्कस किया कि पानी के हवाले से पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपकी बॉडी को मेंटेन रखने में, उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने में, यानी कि अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन रखने में। डिहाइड्रेशन ज़्यादातर आजकल जैसे पाकिस्तान का मौसम गर्म तरीन होता जा रहा है, ख़ासकर कराची की अगर हम बात करें, और इसमें पानी का कम इस्तेमाल आपको आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, यानी कि आपके सोडियम का, पोटेशियम का या कैल्शियम के लेवल्स को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते और फटीग कॉज करा देता है।
फटीग से मुराद कि आपको थका थका सा महसूस कराता है, जिसके बाइस आपको डिहाइड्रेशन सी महसूस होती है, यानी आप ख़ुद को थर्स्टी महसूस करते हैं, प्यासा महसूस करते हैं। और उसकी वजह से होने वाली जो डिहाइड्रेशन की कॉजेज़ हैं, जिसमें कि आपको बेहोशी, तारी होना या चक्करों का बहुत ज़्यादा आना, इसको हम बेसिकली डिहाइड्रेशन के तौर पे लेते हैं। डॉक्टर ताहिर, आपकी ओपीडी में आप जो मरीज़ देखते हैं उनमें ज़्यादा बुज़ुर्ग होते हैं? मेरे ख्याल में ज़्यादा बुज़ुर्ग होंगे, क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। बुज़ुर्ग भी हैं एक, अगर परसेंटेज के हवाले से हम देखें तो, लेकिन हमारे पास यंग लोगों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और यंग में आप टीनेजर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप बच्चों को भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा। आजकल जो देखे जाने वाले मसले मसाइल हैं, जिनमें जोड़ों की तकलीफ़ या पट्ठों का अकड़ जाना, जिसे आम ज़बान में हम पट्ठों का अकड़ जाना कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसे स्पेज़म कहते हैं। स्पेज़म का कॉज होना हमारे बच्चों में भी बहुत कॉमन है, यंगस्टर्स में भी बहुत कॉमन है, और अडल्ट एज में तो आपको ज़ाहिर है आमतौर पे जोड़ों की बीमारियां मिलती ही हैं। डॉक्टर ताहिर, ये आपने थोड़ी सी अलग और डिफरेंट बात की है कि छोटे बच्चों में भी स्पैज़म आ रहा है, ऐसा क्यों? जी देखें, स्पेज़म की जैसे हमने इनिशियली बात की थी कि हमारा पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आजकल हम जिस तरह के लाइफस्टाइल से गुज़रते हैं, उसमें हमारा मोबाइल का फ्रीक्वेंट इस्तेमाल या हमारा बैठने का जो स्टाइल है वो इस हद तक इम्प्रॉपर है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी में चेंजेस हैं वो डिफरेंट लेवल पर आती हैं। जैसे कि आपका स्पाइन में किसी किस्म की चेंजेस का होना आपके मसल में लोड डाल सकता है, और उस लोड की वजह से आपको स्पेज़म कॉज करा सकता है। तो इस तरह का बैड पोस्चर को रखना, आपके पोस्चर को मेंटेन ना होना, आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह की चेंजेस को लाता है, और वो आजकल यंग बच्चों में भी आम तौर पे मिलता है। क्या डॉक्टर ताहिर, ये स्कूल गोइंग बच्चों में आप ये प्रॉब्लम्स इनकाउंटर कर रही हैं? उनमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं बैक के? जी बिल्कुल, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। इनिशियली जब आप देखते थे तो हैवी बैग्स का बहुत रिवाज था। जी जी, आपकी जो जितनी भी पीरियड्स की बुक्स होती थी, आप उन सबको बैग्स में डाल के अपने कैरी करके स्कूल जा रहे होते थे, और आप साथ भी लेकर आते थे। अब धीरे धीरे जिस तरह से अवेयरनेस पोस्चर की बढ़ी है और डिफरेंट लेवल पर हेल्थ एजुकेशन के हवाले से स्कूल्स में भी बात हुई है, तो बच्चों के ऊपर जिस तरह की बैग्स को कैरी करने का हिसाब किताब है, या उनकी जो निसाब की किताबें हैं, उनको एक मखसूस तौर पे कर दिया गया है, और उनका एक टाइम टेबल शेड्यूल बना दिया गया है कि अब आप उन्हीं टाइम टेबल की बुक्स को फॉलो करते हुए स्कूल आएंगे। तो वो जो एक लोड का सिस्टम आपके बैग का आपकी कंधों पर और आपकी गर्दन पर और आपकी कमर पर हो रहा था, उस पर बहुत हद तक कमी वाक़ई हुई है। ओके डॉक्टर ताहिर, हम रोज़ वर्जिश करके क्या ये जितनी भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आप शियाटिका, जिसको उर्दू में अर्कुल निसा कहते हैं, और कमर का दर्द और गर्दन का दर्द, क्या वर्जिश करके इनको हम डिले कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वर्जिश करना इसीलिए हमने बचपन से सुना है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे पट्ठों को बहुत अच्छा रखता है। हमारी बॉडी में जो मौजूद हमारे एनवायरनमेंट है, यानी हमारी बॉडी के अंदर भी एक एनवायरनमेंट मौजूद है, जिसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। उस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए आपकी वर्जिश का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी वर्जिश आपको आपके पट्ठों को मज़बूत रखने में मयसर साबित होती है। आपके जोड़ों में प्रॉपर गैप का महफूज रखना एक वर्जिश के ही अमल दखल से जो है वो रोज़मर्रा को देखने में मिलता है। अलावा इसके आपकी डाइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी डाइट में आपका दूध का इस्तेमाल ना करना आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी की तरफ ले जाता है, जिसकी बाइस आपको जोड़ों की तकलीफ़ का ज़्यादातर सामना करना पड़ता है। तो विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक आपकी बॉडी में एक हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन रख सकता है। अच्छा डॉक्टर ताहिर, हमारे जो व्यूअर्स घर बैठे, आप उनको ऐसी कौन सी आसान सी टिप्स दें, ऐसी कौन सी सिंपल सी एक्सरसाइजेस बताएं कि वो अपनी जो कमर का दर्द है और जो घुटनों का दर्द है या जो गर्दन का दर्द है कि क्विक रेमेडी के तौर पे वो यूज़ करें? क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट यही है कि घर बैठे लोग मुफीद मशवरे सुने और फिर उन मुफीद मशवरों पे अमल करके वो अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर बना सकें। ऐसी कौन सी शॉर्ट टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं ज़रूर इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास जब ओपीडी में मरीज़ आता है ना, तो वो हमसे कहता है कि डॉक्टर साहब हम तो 9 to 5 जॉब करते हैं। हाँ। ज़ाहिर है हम इसके बाद भी कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं,
या फैमिली को टाइम देते हैं तो उसमें हम प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल। हम थके हारे होते हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट हमें आमतौर पर सुनने को मिलता है उनकी बातों में। जी। तो हम उनसे इस तरह की एक्सरसाइजेस करने को कहते हैं कि जो वो अपने ऑफिस में अपने ब्रेक टाइम में कर सकते हैं, जिससे वो अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। आपकी पूरी बॉडी पे 5 मिनट दे देना उसका हक है, ठीक है। सो अगर जनरल एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कोई बैंकर है या कोई ऑफिस वर्कर है जो कि 9 to 5 एक सीट पर ही बैठा है, ठीक है, और उसकी गर्दन झुकी है, वो कंप्यूटर की तरफ देख रहा है या कंप्यूटर का काम नहीं भी कर रहा, एक फ़ाइल पे ही वो लिखे जा रहा है, सही। जिसकी वजह से उसके गर्दन में या कमर में आने वाली जो मुख्तलिफ चेंजेस है उसके पट्टों से रिलेटेड और उसके जोड़ से रिलेटेड आ रही हैं, उनके हवाले से हम चंद एक एक्सरसाइजेस अगर आपको गाइड करें और अगर आप वो करें तो आपके हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, तो आप बताइए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम गर्दन की तकलीफ़ के हवाले से बात करें तो बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं, सुबह उठते हैं तो कहते हैं जी गर्दन में बहुत तकलीफ़ है, गर्दन मुड़ नहीं रही है। हम गर्दन को मोड़ते हैं तो जी ये यहाँ एक अटकन सी आ जाती है या कुछ इस तरह के मामलात वो कहते हैं। या जब वो मुस्तकिल काम करते हैं एक ही पोस्चर में गर्दन झुकाए तो वो अपनी गर्दन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये शिकायत करते हैं कि हमें गर्दन में तकलीफ़ बहुत है। सो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप जब एक ऑफ़िस में मौजूद हैं अपने, तो उसी ऑफ़िस की चेयर के ऊपर आप कंफर्टेबल तौर पे बैठें, अपने पोस्चर को मेंटेन रखते हुए, यानी आपका कमर का झुका ना होना, आपकी कमर का सीधा होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। साथ साथ आप कोई सा भी एक हाथ अपना पीछे ले जाइए और दूसरे हाथ की मदद से आप अपनी गर्दन को इस तरह से रखकर आप अपनी गर्दन को स्ट्रेच करें। इस अमल को 10 बार मुकम्मल करने से आपकी गर्दन के मौजूद एक साइड पर जो पट्टे हैं उनमें काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाता है। सिमिलरली अगर आप दूसरी साइड पर इसी एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं तो इस तरह के हेल्दी इन्वायरमेंट से आपकी गर्दन के पट्टों में काफ़ी हद तक बेहतरी मिलती है। डॉक्टर ताहिर ने बहुत क्विक रेमेडी बताई है और जो कि आप बैठे बैठे कर सकते हैं। वो ख़वातीन, वो हजरात जो घर में हैं या जो ऑफिसेज़ में हैं, बैठ के अपने पोस्चर पे यानी अपने सिटिंग स्टाइल को ही बेहतर बनाएं तो उनके बहुत से मसले हल हो सकते हैं और ये क्विक रेमेडी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दिन में कितनी दफ़ा करनी चाहिए? देखिए 9 to 5 की जॉब है और मुस्तकिल आपका पोस्चर जो है वो एक ही पोजीशन में है। मेडिकली अगर हम इसे कंसीडर करें और आमतौर पे हम जब अपने पेशेंट से ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि 20 मिनट से ज़्यादा आप अपने बॉडी का एक जो पोजीशन मेंटेन रखी हुई है उससे आप थोड़ा सा चेंज करें। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप मुस्तकिल बैठे हैं और 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका है तो आप अपने ही रूम का एक चक्कर लगाकर वापस आके बैठ जाइए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो एक पोस्चर में कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन में है उसमें वो किसी हद तक मूवमेंट से वो कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। ठीक, इसके साथ साथ आपकी गर्दन को ये जो नॉर्मल हम एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें गर्दन का ऊपर देखना, नीचे देखना, सलाम फेरना दोनों तरफ या दाएं बाएं की तरफ हम देखना, ये जो पोस्चर है ये आप हर 15 से 20 मिनट के बाद अगर 2 से 3 बार भी रिपीट कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने अब स्पेज़म को ख़ुद से बहुत दूर लेके जा रहे हो। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बोली कि आप हर 15 मिनट के बाद 2 से 3 मरतबा करने में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये करके आप अपने ये जो नेक पेन है इसमें बहुत रिलीफ हासिल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कुछ लोग होते हैं वो कॉलर यूज़ करते हैं, कॉलर के साथ क्या हम एक्सरसाइजेस करें ये, और कितनी करें और कब ना करें? जिन लोगों ने नेक कॉलर लगाया होता है, आप प्लीज़ इसके बारे में आगाही दें। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, नेक कॉलर किसी भी नॉर्मल कंडीशन में तो हम ज़ाहिर है नहीं लगाते जी। जब भी हमें गर्दन की तकलीफ़ से हम 2-4 होते हैं और हम किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं तो हमारे ऑर्थोपेडिक या न्यूरोसर्जन्स जो होते हैं आमतौर पे हमें नेक कॉलर सजेस्ट कर देते हैं। नेक कॉलर का बेसिकली फंक्शन ये है कि हम अपनी गर्दन को ना झुकाएं, उसने हमें एक पोजीशन में होल्ड करके रखा है जी। अब अगर हम अपनी गर्दन को झुकाए रखेंगे और इस तरह से रखेंगे तो हमें गर्दन की तकलीफ़ होगी। तो कॉलर लगाने की जो आपको एक सजेशन दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि आपके नेक का पोस्चर एक जगह पे मेंटेन रहे, आप दोबारा गर्दन को ना झुकाएं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जहाँ तक आपकी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि वर्जिश क्या हम करेंगे, जी बिल्कुल ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम दवा ले रहे हैं, साथ में डॉक्टर की सजेशन पे वो कॉलर भी ले रहे हैं, लेकिन वो कॉलर हम सारी ज़िंदगी तो नहीं यूज़ कर सकते। बिल्कुल, अल्टीमेटली यहाँ रोल आता है फिजियोथेरेपी का जी। तो जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उस कॉलर को दूर करने के लिए आपको डिफरेंट नेक की एक्सरसाइजेस करवाते हैं
जिनमें पेन मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, जिनमें डिफरेंट हद तक मोडालिटीज़ का भी इस्तेमाल है, आपके मसल्स को किस तरह से रिलैक्स करना है और किस तरह से वो सारी नॉर्मल चीज़ों को रीगेन करना है जो आप खो चुके हैं धीरे धीरे अपने बैड पोस्चर की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए बाकी मोडालिटीज़ तो लोगों के घरों में हो ना हो, लेकिन ये जो आइस क्यूब्स और गरमाइश, ये ठंडक कब देनी है, कब दर्द हो और कब गरमाइश देनी है, इस चीज़ को लेके दुनिया बड़ी परेशान होती है कि अगर नेक पेन है या घुटने में दर्द है तो हम गरमाइश यानी कि हॉट फर्मेंटेशन कब करें और क्रायोथेरेपी यानी कि उसको ठंडक कब दें। तो इस पे आप, क्योंकि ये हर घर में ये मसले हैं, तो आसान हल होता है ये गरमाइश देना और ठंडक देना। अब ये कब दी जाए, आप बताइए। अच्छा देखिए, इसमें बड़ा मज़े का कॉन्फ्लिक्ट है। हमारे यहाँ आमतौर पे जब भी कोई पेशेंट आता है और हम उसे ये कहते हैं कि जी हम आपको आइसिंग करेंगे या आपको घर पर भी आइसिंग करनी है दिन में 2 से 3 बार, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं या बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर हमें देख रहे होते हैं कि हमारे तो पट्टे अकड़ गए हैं और आप हमें फिर भी ठंडे की जो है वो सिकाई करने का कह रहे हैं, तो हम तो गर्म की सिकाई कर रहे थे। देखिए, इसमें समझने की 2 बातें हैं। आपके पट्ठों का अकड़ना, ठीक है, हम समझते हैं कि जी एक गर्माहट देने से आपके पट्ठों में रिलीज़ ज़रूर है, लेकिन कभी कोई एक्यूट इंजरी और क्रॉनिक इंजरी में फ़र्क है। आपकी एक्यूट कंडीशन यानी कि ताज़ी हुई कोई चीज़, यानी आप कहीं गिरे हैं या आपको चोट लगी है या आपकी कमर में कोई तकलीफ़ अभी शुरू हुई है और उसको कम से कम 1 हफ़्ते का टाइम हुआ है, तो आप उसमें ठंडे की सिकाई करें, क्योंकि उसमें इनिशियल तौर पे जो चेंजेस आ रही होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का आना बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है। और उसमें अगर आप गर्म की सिकाई करते हैं तो अल्टीमेटली वो आपको ज़्यादा स्वेलिंग कॉज करा सकती है। इसी तरह अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो क्रॉनिक कंडीशन में इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो चुकी होती है, लेकिन बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आ चुकी होती हैं, यानी कि आपके पट्टों का बहुत ज़्यादा अकड़ना, आपके जोड़ों में बहुत सारी तब्दीलियों का आ जाना, ये आपको बहुत हद तक डिस्टर्ब कर चुका होता है। उस वक्त आपको सूजन भी इतनी नहीं होती जितनी आपको सिर्फ दर्द के बायस आप अपने फंक्शन को नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। तब हम पेशेंट से ये कहते हैं कि जब आपको एक टाइम गुजर चुका है, आपको 2 से 3 हफ्तों का टाइम भी गुजर चुका है, तो अब आप हॉट थेरेपी की तरफ जाएं, यानी आप आपको हॉट पैक यूज़ करें, गर्म से किसी हद तक सिकाई करें। और अच्छा, ये भी एक आम तौर पे कॉन्सेप्ट है कि घंटों आपने सिकाई करनी है, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। जी। मौसम के हिसाब से आप अगर देखें और इंटरनेशनली अगर आप इस चीज़ को देखें तो 7 to 8 मिनट्स या मैक्सिमम 10 मिनट्स की जो है वो आपको सिकाई, चाहे वो ठंडी हो या गर्म हो, आपको वो करनी है। ठंडी में भी एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोगों को अगर हम ठंड की सिकाई का कहते हैं कि जी आपने कोई कोल्ड पैक लगा लेना है या कोई आइस क्यूब से सिकाई कर लेनी है उस जगह की, तो वो डायरेक्ट बर्फ़ रगड़ने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। किसी भी चीज़ का डायरेक्ट अप्लाई करना आपके लिए नुकसानदेह है। आप मुस्तकिल एक ही जगह के ऊपर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को रखकर बैठे हैं और आपने उसके ऊपर घंटों गुजार दिए हैं, तो वो आपको फ्रोज बाइट के तौर पे भी लेके जा सकता है। वहाँ मौजूद आपके जो टिश्यूज़ हैं उनको भी डैमेज कर सकता है, चाहे आप गर्म की सिकाई करें या चाहे आप ठंडी की सिकाई करें। तो दोनों का एक एतदाल टाइम ज़रूरी है और एक लिमिटेड वे में आप इस चीज़ की सिकाई करें। डॉक्टर ताहिर, नी या घुटनों के मसले बहुत कॉमन हैं ख़वातीन और हज़रात दोनों में, तो ये घुटनों के मसाइल क्या हैं और इसमें फ़िज़ियोथेरेपी क्या काम करती है? अच्छा देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम जो पहनते हैं वो इतनी क्वालिटी रखता है या नहीं। पहनने से मुराद मेरा एक बेहतर जूते का इंतखाब है। हम आम तौर पे अपने यंगस्टर्स में देखते हैं कि बहुत फ्लैट चप्पलें होती हैं या बिल्कुल स्लिपर्स वो पहने रहते हैं, प्रॉपर जो उनमें हील का ना होना, या अगर हील पहनते हैं तो इस हद तक हील पहनते हैं कि जो बिल्कुल ही आपकी बॉडी के बायोमैकेनिक्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो जूते का बेहतरीन इंतखाब आपकी घुटनों से लेके आपकी कमर और आपकी गर्दन को महफूज रख सकता है। तो जूतों का बेहतर इंतखाब करें। जहाँ तक बात आपके घुटनों की ख़राबी की है, तो ये आम तौर पे हमारी ख़वातीन या मर्द हज़रात दोनों में कॉमन है, और वो लोग ज़्यादा कॉमन हैं जिनमें मोटापा है बहुत ज़्यादा। जी। ठीक है, तो उस बॉडी का जो वेट है वो आपके घुटनों पे जिस हद तक पड़ रहा है, क्योंकि घुटना एक वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो उसके ऊपर बहुत सारी कमज़ोरी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सीढ़ियाँ नहीं उतरता चढ़ता तो उसमें ये शायद घुटनों की ख़राबी बहुत कम देखने में मिलती है। लेकिन वो लोग जो कि अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में अपनी एक्सरसाइज भी नहीं रखते, अपनी डाइट का भी प्रॉपर ख्याल नहीं है, वेट रिडक्शन की तरफ भी उनका कोई जहन नहीं है, ठीक है, और साथ साथ वो अपने अनहेल्दी इन्वायरमेंट में भी चल रहे हैं जिसमें कि सीढ़ियों का उतरना चढ़ना और बैठे रहना या घुटनों को प्रॉपर पीछे तक ना मोड़ना,
या ज़मीन पर ना बैठने की प्रैक्टिस करना, या आपके घुटनों के आर्थराइटिस का कॉज कर सकता है। जी। अल्टीमेटली आपके जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, यानी कि डाइट की वजह से डीजेनरेशन होना, यानी कि आपके जोड़ों में आर्थराइटिस का पैदा हो जाना, ये आपको एक बहुत हद तक घुटनों की तकलीफ़ में मुब्तला कर सकता है। ठीक है। ज़्यादातर जो घुटनों के बीच एक पानी है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जी। उस फ्लूइड का कम हो जाना आपके घुटनों में गैप को रिड्यूस कर सकता है। अच्छा। आमतौर पर जो मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हमसे शिकायत करते हैं कि डॉक्टर ने कहा है गैप आ गया है। हम उन्हें ये काउंसल करते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कि गैप आया नहीं है, गैप चला गया है। जी। अगर गैप आ जाए तो बेहतर है, गैप चला गया है वो एक नुकसानदेह बात है। ठीक है, तो गैप के चले जाने की वजह से आपके जोड़ों का आपस में टकराव आपकी हड्डी को ख़राब कर रहा होता है। ठीक है। जिसके बाइस आपको तकलीफ़ जो है वो बेहद इंतहा की हद तक जो है वो बढ़ जाती है। जी डॉक्टर ताहिर, तो इसमें ऐसी कौन सी एक्सरसाइज की जाए जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए? अच्छा, दो चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कमर और घुटने की तकलीफ़ के लोगों को किस तरह से बचना चाहिए पहले तो, और किस तरह से इनको मेंटेन रखना है अपनी मसल्स को, अगर मैं आपको गाइड करूँ तो कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लोगों को करनी चाहिए। हमारे व्यूअर्स को भी इस चीज़ पे बिल्कुल अपना जो है वो कमांड हासिल होनी चाहिए। तो वो चंद एक एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। ठीक है डॉक्टर। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आप जिस तरह के भी ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं या आप जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी उस लाइफस्टाइल से 10 मिनट सिर्फ निकाल लें ब्रेक के, और उसमें आप चंद एक वो ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप कर लें, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत हद तक अपने मसल्स को एक टोन में रखती हैं, एक शेप में रखती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कमर की तकलीफ़ के हवाले से बात करते हैं तो आप अपने रूम में खड़े हो जाएं या किसी भी ऐसे एरिया पे खड़े हो जाएं जहां आप अपनी दोनों टांगों को अपार्ट कर सकें। सही। आप अपने एक हैंड से अपनी ऑपोजिट लेग को टच करें, ठीक है, एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अच्छा, अब वो कुछ ऐसी चंद एक एक्सरसाइज जो आप अपने घर में करना चाहें या आप अपने ऑफिस में ब्रेक टाइम में करना चाहें, वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आसान सी चीज़ है कि आप कहीं भी किसी एरिया पे ऐसे खड़े हो जाएं और अपनी टांगों को अपार्ट कर लीजिए। आप अपने फॉर एग्जांपल राइट हैंड को अपने लेफ़्ट लेग से अपने लेफ़्ट टो से टच करेंगे एंड होल्ड इट फॉर सम सेकेंड्स, रिलैक्स। देन अगेन ऑन द अपोजिट साइड, रिलैक्स। देन अगेन ऑन द अपोजिट साइड। ये कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अगर आप दोनों साइड पे 10 टाइम्स रिपीट करें तो एक तो ये आपके जो टांगों के जितने मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर रही है। दूसरी जो एक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो आप अपने हाथों से अपने टो की टचिंग कर सकते हैं एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ठीक है, फिर इसी तरह से आपने यही एक्सरसाइज दोबारा से 10 बार रिपीट करनी है। ठीक है, तो इसके करने से आपके जो कमर से लेके आपकी नीज़ के पीछे तक जो भी मसल्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉपर टोन में आ रहे हैं, उनके अंदर जो शॉर्टनिंग हो रही है आपके बैड पोस्चर की वजह से वो रिड्यूस हो रही है। सिमिलर आप अपनी टांगों को ही अपार्ट करने के बाद आप अपने दोनों हाथ इस तरह से प्लेस कर लें और अपनी बॉडी को पूरे हद तक रोटेट करें। एक एक्सरसाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी बॉडी को अपना कोई सा भी एक हाथ किसी भी एक साइड पे प्लेस कर लें और अपने दूसरे हाथ की मदद से आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। सेम चीज़ आपने दूसरी साइड पे भी रिपीट करनी है। ये चंद एक वो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें तो आप बहुत हद तक इन चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर ताहिर, क्या ये एक्सरसाइजेज बस क्या एक हफ्ता करनी चाहिए, एक महीना करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए? देखिए, वर्जिश का हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वर्जिश रोज़ाना करनी चाहिए, वर्जिश बचपन से ही करनी चाहिए। ठीक है, वर्जिश उम्र के आखिरी हिस्से तक करनी चाहिए। ठीक है, सो ये एक ऐसी चंद एक एक्सरसाइजेज़ हैं जो अगर आप कर लेते हैं और दिन में सिर्फ एक टाइम 5 मिनट अपने लिए निकाल लें और आप इस वर्जिश को रोज़ाना रिपीट कर लें तो रोज़ाना अगर कोई ना कोई चेंजेस या किसी ना किसी बैड पोस्चर की वजह से आपकी बॉडी में कोई बैड इफेक्ट आ रहा है तो आप उससे बच सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप 5 मिनट इस एक्सरसाइज को दिन भर में कर लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा डॉक्टर ताहिर, एक और बड़ा कॉमन सा मसला है जो हमें आजकल फेस करना पड़ता है, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ बहुत बिजी है, कोई 2-2 3-3 जॉब कर रहा है और अगर कोई जॉब नहीं भी कर रहा और घर में है तो हील पेन,
हील का पेन क्या होता है और इसके तदारुक क्या है? देखिए हील पेन जैसे इनिशियली मैंने डिस्कस किया कि आपके बुरे जूते का इंतखाब जो है वो आपको हील पेन कॉज करा सकता है और बहुत सारी और बीमारियों को भी कॉज करा सकता है। यूजुअली आमतौर पे अगर हम अपने लाइफस्टाइल में देखते हैं तो हमें बहुत चपटे पैरों के लोग मिलते हैं, जिसे हम मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि फ्लैट फीट हैं। फ्लैट फीट एक ऐसी कंडीशन है जो कि कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है। कॉन्जेनाइटल से मुराद कि पैदाइशी तौर पर भी हो सकती है और ये एक नॉर्मल है, आप इसे किसी एबनॉर्मेलिटी पे नहीं ले सकते। दूसरी एक चीज़ आपका एक्वायर्ड होना, यानी आप पहले बिल्कुल ठीक थे लेकिन आपके गलत जूतों का इंतखाब आपके पैर को बिल्कुल चपटा कर सकता है और उसकी वजह से, उस पैर के चपटे होने की वजह से आपकी बॉडी में जिस तरह की चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि आपके नीज़ में जो है गैप का रिडक्शन होना, और नीज़ अगर आपके डिस्टर्ब हो जाए तो अल्टीमेटली आपके अपर बॉडी तक पूरी चेंजेस का आ जाना बहुत कॉमन है। हील पेन की जैसे आपने बात की, तो आपकी बॉडी को नेचर ने इस तरह से बनाया है कि जो इसमें गैप दिया है, उस गैप की जो ट्रांसफ़र है, आपकी बॉडी का जितना भी स्ट्रेस है वो आपके अर्थ में ट्रांसफ़र होता है। यानी कि आप अगर जंप भी करते हैं तो वो डायरेक्ट आपकी हील जो स्ट्राइक नहीं हो पाती आपके अर्थ के साथ, तो उसकी वजह से जितनी भी फोर्स जो है आपकी बॉडी के ऊपर आ रही है वो सारी फोर्स आपकी अर्थ में ट्रांसफ़र होती है। अगर आप इसी तरह की एक फ्लैट फीट का शिकार हैं या आपने उसको एक्वायर्ड कर लिया उस फ्लैट फीट को एबनॉर्मल तरीके से, तो आपकी पूरी बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हो गई। अल्टीमेटली जो पैर के अंदर गिठियाँ का बन जाना, यानी कि नॉट्स का बन जाना, या एड़ी के अंदर आर्थराइटिक चेंजेस का आ जाना बहुत हद तक कॉमन है कि आपको हील पेन की तरफ ले जाए। आमतौर पे जब हील पेन स्टार्ट होता है तो हम बहुत हद तक उसे इग्नोर करते हैं, हम मेडिसिन ले लेते हैं या हम उसे किसी एनाल्जेसिक से हम मालिश कर लेते हैं या कुछ भी ऐसा कर लेते हैं कि जो हम कर सकें, लेकिन कभी भी हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। हमें अव्वलीन तौर पर ये चाहिए कि जब हमें हील पेन भी स्टार्ट हो तो हम पहली फ़ुर्सत में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये हील पेन आपको बाकी पेन की बनिस्बत ज़्यादा तौर पर प्रोडक्टिविटी से रोक सकता है। हील पेन अगर हो गया है तो आम तौर पे आप उसे किस तरह से रोकेंगे? घर पर एक आम सी रेमेडी है, अगर आप करना चाहें तो पानी की कोई भी बॉटल ले लीजिए और आप उसे डीप फ्रीज़ कर लें, ठीक है, वो बर्फ़ नुमा हो जाए। आप उसी रोल बॉटल को अपने पैर की एड़ी के नीचे रख के उसे रोल करेंगे। जब आप उसे ग्लाइड करेंगे तो उस एरिया पे आइसिंग होगी, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं कि इनिशियल लेवल पर जैसे हमने बात की थी कि आइसिंग का इस्तेमाल जो है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकता है। साथ साथ जब आप उस एक हार्ड सॉलिड आइस को अपने पैर से ग्लाइड कर रहे हैं तो इर्द गिर्द जो मसल्स मौजूद हैं, क्योंकि आपके पैरों में भी वो मसल्स हैं, तो अगर वो मौजूद हैं अल्टीमेटली वो भी रिलीज़ होते जाते हैं। तो जो मौजूद हमारे पैरों में तकलीफ़ हैं उनका जो मेजर कॉज आपकी हील पेन थी, उससे वो आप बहुत हद तक अपना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरी एक आम चीज़, ऑफिस में आपने कैसे करना है या घर में कैसे करना है, कुछ एक चंद एक एक्सरसाइजेस ऐसी हैं। आप किसी भी चेयर पे या बेड पर या तख्त पर आप बैठ जाइए अपने, और आप अपने दोनों पैरों को अपने उस स्टूल पर रख लें, टांगों को सीधा करने के बाद, ठीक है, और आप अपने दोनों हाथों से अपनी हील को टच करेंगे एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, देन रिलैक्स, एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, देन रिलैक्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप अपनी दोनों टांगों पे करें, ठीक है, तो जिससे आपके जो पिंडली के पीछे के सारे मसल्स हैं वो इस हद तक रिलैक्स होते हैं कि आपको बहुत हद तक रिलीफ हो जाता है। डॉक्टर ताहिर, अनहेल्दी डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज एक इंडिविजुअल को किस तरफ लेके चले जाते हैं? अगेन देखिए, आप अगर अच्छा नहीं खाते, आपका डाइट में आपकी दूध का इस्तेमाल नहीं है, प्रॉपर पानी का इंटेक नहीं है, आप विटामिन्स प्रॉपर तौर पे नहीं लेते, या आपकी बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स को आप बेहतर तौर पे नहीं लेते, ये वो एक ऐसी सारी चीज़ें जो एक प्रॉपर डाइट के तौर पे अगर आप कंसीडर करें और आप वो नहीं लेते, तो अल्टीमेटली आप सोच सकते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आपकी बॉडी को वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही, तो जिन एरियाज़ में आपकी बॉडी को ये चीज़ों की ज़रूरत है, इन विटामिन इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वहाँ लैकिंग शुरू होगी, तो वहाँ अल्टीमेटली उनका फंक्शन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम अपने बच्चों को दूध या रोटी की तरफ नहीं लाते, हम उन्हें चावल की तरफ नहीं लाते, हम उन्हें कहते हैं कि आप जंक फूड खा लें, वो पिज़्ज़ा खा लें, वो बर्गर्स खा लें, वो फ्रेंच फ्राइज़ खा लें, वो चीज़ें खा रहे हैं जो जंक फूड हैं, जो कि अनहेल्दी हैं उनके लिए, हम उनको उस तरफ लेके जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी जनरेशन को वापस से एक हेल्दी इन्वायरमेंट की तरफ लाएं, जैसे मक्खन का इस्तेमाल है, जैसे देसी घी का इस्तेमाल है, हमें अपने घरों में बनाना चाहिए, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन है, हर चीज़ का एक वाफिर मिकदार का इस्तेमाल करना वही आपकी लाइफ को मेंटेन कर सकता है। हर चीज़ की ज़्यादती आपको जहर भी बना सकती है। और एक्सरसाइज जो हम नहीं करते तो फिर इसका क्या होगा?
देखिए, एक्सरसाइज आप खा पी अच्छा रहे हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी को टोन अप नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बॉडी के साथ वो सारी ज़्यादती कर रहे हैं जो उसे हिलने जुलने से बेहतर बना सकती थी। आप एक जगह को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस जगह के ऊपर ज़ंग लगना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली जब आप उसको इस्तेमाल करना भी चाहेंगे लाइफ के किसी हिस्से में, तो वो आपका साथ नहीं देगा। सो एक्सरसाइज डेली अगर आप करें और आप अपनी बॉडी को प्रॉपर एक शेप में रखें, उसे एक टोन अप फॉर्म में रखें, आपके मसल्स का हेल्दी होना, उनका टाइट ना होना, उनमें स्पैज़म का ना होना, आपको बहुत अच्छी लाइफ एक बहुत लंबे अरसे तक गुजारने में हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर ताहिर, आपने अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजा और हमारे नाज़रीन घर बैठे ये वो मसले मसाइल हैं जो कि हम सबको फेस करने पड़ते हैं, चाहे घर में रहने वाली एक माँ हो, बहन हो, बेटी हो या ऑफिस गोइंग कोई भी इंडिविजुअल हो, उसको ये छोटे छोटे मसले मसाइल रोज़ मसल्स के फेस करने पड़ते हैं। और डॉक्टर ताहिर ने बिल्कुल सही कहा कि हम अपने लिए 5 मिनट तो निकाल सकते हैं, और ये बिल्कुल मिनिमम एक्सरसाइजेस बताने का मकसद आपको ये था कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप अपनी वर्क प्लेस पे, और जो ख़वातीन घर पे हैं, घर में अपने लिए 5 मिनट निकालें और इन एक्सरसाइजेस को करें, ताकि वो दर्द या वो तकलीफ़ जिससे आप खुद रिलीफ हासिल कर सकते हैं बग़ैर दवाई के, एटलीस्ट आप वो तो करें। अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिर, आपने हमें बहुत अच्छे मशवरे दिए। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम में बताए गए लाइफस्टाइल्स और एडवाइसेस को आप अपनाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाएं और हर दफ़ा आपके लिए कोई नया माहिर अमराज बुलाएं ताकि वो आपको अपनी कीमती मशवरों से नवाजें। इस दुआ और उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं कि आपका हर दिन खुशगवार हो। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और उनके माहिरीन के साथ। देखते रहें प्रोग्राम आपकी सेहत, ओनली ऑन गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।